हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 इंटरनेशनल बिजनेस की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या कवर करना है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 15 डेज और 1 मंथ। बिकॉज हमें क्या करना है कि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर सकें। तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम आज पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फर्स्ट है सिलेबस, मैंने आपको दे दिया था, आप इसे बाद में भी जाके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली ऐसा बिजनेस जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि जब कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस एक कंट्री की बाउंड्री से हट कर यानी कि दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होता है तो उस बिजनेस को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। उसमें कई बार हम सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकती हैं, गुड्स भी इंक्लूड हो सकता है, यानी कि एनीथिंग any transaction which is happening between the two countries is known as international business. देन कुछ बेसिक टर्म्स का आपको पता होना चाहिए हम इंटरनेशनल बिजनेस में जो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीरो सम गेम क्या होता है, क्योंकि थ्योरीज में ये आएगा कि जीरो सम गेम या फिर विन लूज गेम। विन लूज गेम या फिर जीरो सम गेम का मतलब ये है कि अगर एक बंदा जीत रहा है तो दूसरा हार रहा है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे टोटल एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल गेम नहीं हो रहा है, यानी कि एक लॉस कर रहा है एंड दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम सम करते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट कुछ नहीं आता, एक्चुअल रिजल्ट जीरो ही रहता है। तो ये होता है विन लॉस गेम, जो कि कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वेल्थ कुछ भी नहीं होता है। फिर बात आती है पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम गेम मतलब जहां पे दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व तो हो रहे होते हैं लेकिन उनके ट्रांजेक्शन करने से ग्लोबल वेल्थ में इंक्रीजमेंट हो रहा होता है, यानी कि प्रोडक्शन में हो सकता है, वो इनकम में हो सकता है, किसी और ट्रांजेक्शन में हो सकता है, बट इंक्रीजमेंट हो रहा है। यानी ये कि भाई एक कंट्री लूज कर रही है दूसरी कंट्री विन कर रही है तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है पॉजिटिव सम गेम। देन फिर ऑटोर्की। ऑटोर्की बेसिकली ऐसी कंट्री जो खुद में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसे किसी और कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उस कंट्री को क्या कहते हैं हम? बेसिकली ऑटोर्की। फिर बात आती है हमारी लेजिस्फेयर। ये एक टर्म है जो आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसमें भी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी देखने को मिल सकता है और इकोनॉमिक में भी। तो ये क्या है लेजिस्फेयर? मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो, ठीक है, या फिर ना ही हो, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है तो उसको लेजिस्फेयर कहते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस को वर्क करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे। अब बात आती है कि कौन कौन सी थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, देन सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ेंगे फिर हम, एंड देन फिर पढ़ेंगे एक्चुअल होल्डिंग थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी आप जिसे कह सकते हो। तो ये हमारी कुछ थ्योरीज थी। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी फर्स्ट थ्योरी, जो कि है हमारी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म बेसिकली क्या है? इसमें ट्रेड होता है और ये मतलब कि दिस ट्रेड यानी कि द ट्रेड, ये रहा, द ट्रेड स्टेट्स दैट नेशन शुड एक्यूमुलेट फाइनेंशियल वेल्थ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। यानी कि इस थ्योरी में बेसिकली एक अजम्पशन या फिर हम ऐसा मानते हैं कि रूल होता है कि कंट्रीज क्या करती है कि ज्यादा ज्यादा फोकस करती है कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें या फिर इंपोर्ट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे उनके और ट्रांजेक्शन किस में करें? वो गोल्ड में करें ताकि उनका प्रॉफिट हो। फिर बात आती है कि हमारे इसमें कि द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस एट अ कॉस्ट ऑफ एंड देयरफॉर इज ट्रीटेड एज अ विन लूज गेम, नो कंट्रीब्यूशन टू द वेल्थ। यानी कि अगर एक कंट्री को इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि द अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है कंट्री को वो किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? यानी कि वो दूसरी कंट्री से कॉस्ट के अनदर कंट्री। यानी कि अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक की तरफ से जा रहा है एक की तरफ आ रहा है, ऐसा। तो एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है वो जीरो ही रहता है, कुछ बढ़ नहीं रहा है ना ही कोई घट रहा है, ऐसा। देन फिर हम बात आती है कि अंडर दिस थ्योरी क्या होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर ट्रेडिंग पार्टनर, देयरफॉर इंटरनेशनल ट्रेड therefore international trade is treated as a win-lose game resulting virtually in no contribution to global wealth. The international trade becomes a zero-sum game. तो मैंने ये बता ही दिया कि जीरो सम गेम क्यों कहलाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल इंक्रीज नहीं होता है ग्लोबल वेल्थ में। अगर हम सारी कंट्रीज के और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दे देते हैं
और हम प्रमोट करें कि भाई अपने एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, और सारी कंट्रीज ऐसा करना शुरू कर देती हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा मतलब ट्रेड करना बहुत मुमकिन हो पाएगा, या फिर ट्रेड होगा दूसरी कंट्रीज के बीच में? फॉर एग्जाम्पल हमारा चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट वो इम्पोर्ट भी करता है। लेकिन अगर ऐसा कर दे कि वो इम्पोर्ट करना बंद कर दे, सिर्फ एक्सपोर्ट करे, और हम लोग भी ऐसे करें कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट ना करें, तो क्या जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन हो रही है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहे हैं, वो हो पाएंगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरी, इसके मर्केंटलिज्म थ्योरी ये कहती है कि एक बिजनेस यानी एक कंट्री और दूसरी कंट्री, एक कंट्री अगर विन कर रही है तो दूसरी कंट्री लूज वाले एंड पर है। The idea has been criticized due to the zero-sum game, and the theory was no longer acceptable after the 17th century. आप सिंपल सी बात है सोच सकते हैं कि 17th सेंचुरी के बाद क्यों नहीं एप्लीकेबल हुई? इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुई क्योंकि आज ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हम जहां पे हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो इसलिए ये थ्योरी को आज के समय में इस्तेमाल नहीं हो पाती इतनी ज्यादा। फिर बात आती है कि द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। देखो, ये जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इसको किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था अपनी बुक 1776 में, जो कि पब्लिश की गई थी, नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। वेल्थ ऑफ द नेशन की बहुत फेमस बुक है। आई थिंक हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इनका कोट है कि जो ह्यूमन कैपिटल है किस तरीके से नेशन को बिल्ड करते हैं, ये सारी चीजें भी। फिर इसमें ये थ्योरी क्या कहती है हमें कि एब्सोल्यूट एडवांटेज refers to the ability of a country to produce the goods or provide the services more efficiently, effectively than any other country across the world. ये थ्योरी बेस करती है कि जो आप पर्टिकुलर एक कंट्री है वो अपनी एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर कर अच्छे से गुड्स को प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू अदर कंट्री के, ठीक है, और इससे उसको एफिशिएंसी के लिए बेनिफिट मिलता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स, जैसे बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो चूज करती है कि उसकी कंट्री किस में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, एंड देन दोज गुड्स इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। द एफिशिएंसी ऑफ कैन बी अचीव्ड थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एटसेट्रा। कि ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस गुड्स में इनका अच्छी पहुंच है या फिर अच्छा ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एफिशिएंट है, उसको आइडेंटिफाई करके उसी प्रोडक्ट को आगे सेल करने की ये सलाह देती है ये थ्योरी कि हम उसी प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए, और जो हमारा वीक पॉइंट है या फिर जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है हमें उसको नहीं करना चाहिए। इन अ कंट्री दैट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोड्यूसेस अ greater output of good or services than any other countries using the same amount of resources. यानी कि a country that has an absolute advantage produces a greater output of a goods or services than other countries using the same amount of resources. यानी कि अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर पा रही है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी सेम कंट्री, यानी कि कोई डिफरेंट कंट्री है और उसके पास सेम रिसोर्सेज हैं, उसके मुकाबले में वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज इन पर्टिकुलर कंट्री कैन बी अचीव थ्रू, दो तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी भी कंट्री में। पहला है नेचुरल एडवांटेज। नेचुरल एडवांटेज यानी कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर कंट्री में। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या हो गया कि लेबर है, चीप लेबर है, बहुत ही कम, बहुत ही सस्ते दाम, बहुत ही सस्ते वेजेस में हम लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। वैसे ही सऊदी अरेबिया में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज उनका है पेट्रोलियम। वैसे ही बाकी कंट्रीज का भी अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनके नेचुरल एडवांटेज में आता है, यानी कि वो उनकी पकड़ है उन प्रोडक्ट्स पर। फिर दूसरा आता है एक्वायर्ड एडवांटेज। एक्वायर्ड एडवांटेज यानी कि वो स्किल्स जो हम सीख कर अपनी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो गया, चाइना में है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन जापान हो गया, यानी कि वो इंसानों के अंदर बिल्ड हो रही है या फिर वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा करके, तो ये एक्वायर्ड एडवांटेज है। Then this theory is based on the doctrine of the laissez-faire, which means let makes free। यानी कि ये थ्योरी जो हमने अभी डिस्कस की, that it is absolute advantage थ्योरी, बेसिकली ये इस प्रिंसिपल या फिर इस assumption पे बेस्ड है कि आप laissez-faire का जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होता है। laissez-faire हमने अभी भी पढ़ा कि विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि बेसिकली एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमें क्या कहती है। देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और ये शुगर प्रोड्यूस करता है, शुगर प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए 20 यूनिट उसको लगते हैं 1 टन शुगर प्रोडक्शन में।
और वहीं पे हमारा फॉर एग्जांपल चाइना है, उसको 10 यूनिट लगते हैं। 1 टन, 1 टन, व्हाट इज रिटन देयर, आई थिंक इट इज शुगर, लेट्स शुगर प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेसिकली किस को एब्सोल्यूट एडवांटेज है किस फील्ड में। अगर, और यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया ही कॉफी के केस में, फॉर एग्जांपल कॉफी के केस में उसको लगते हैं 5 यूनिट पर टन, और वहीं चाइना को कॉफी के क्षेत्र में लगते हैं 3 यूनिट पर टन प्रोडक्शन। तो अगर इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि बेसिकली इंडिया एब्सोल्यूट एडवांटेज फील्ड में तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको 1 टन प्रोड्यूस करने में कम से कम 20 यूनिट का अपने रिसोर्सेज खर्च करने पड़ रहे हैं, जहां पे चाइना को सिर्फ 10 यूनिट में ही 1 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर चाइना को यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है कि अगर वो अपनी प्रोडक्शन, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास रिसोर्सेज तो इक्वली है, लेकिन वो लगा कितना रहे हैं। ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इनके पास रिसोर्सेज इक्वली हैं कि यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 यूनिट दोनों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका केवल 50% ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, ओनली 50% इज एप्लीकेबल हेयर। बाकी अगर हम मान लो विद ट्रेड करते हैं, विद ट्रेड, यहाँ पे लिखती हूँ मैं विद ट्रेड एंड हेयर विदाउट ट्रेड। मैं पेन दूसरा ले लूँ क्या? यस, मैं पेन ले लेती हूँ दूसरा, ये फिर नहीं सॉरी कलर ले लेती हूँ। हाँ, विदाउट ट्रेड, विदाउट ट्रेड क्या करते हैं कि जो शुगर है ये प्रोड्यूस करती है 100 टन, 100 यूनिट लगते हैं उसे 10 टन बनाने में, और कॉफी 100 यूनिट लगते हैं 1000 टन बनाने में। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब ट्रेड नहीं हो रहा है, विदाउट ट्रेड ये इतना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अगर इंडिया प्रोड्यूस करना चाहती है विद ट्रेड, तो क्योंकि इसका एडवांटेज तो है नहीं है, तो इसको यहाँ पे थ्योरी क्या कहती है कि अगर इनको एडवांटेज नहीं है, देन इंडिया शुड फोकस ओनली ऑन दैट फील्ड वेयर इट हैज एडवांटेज। लेकिन इस केस में चाइना को एडवांटेज देता है, देन चाइना शुड प्रोड्यूस गुड्स, चाइना शुड प्रोड्यूस ऑन शुगर, कॉफी। वाई? बिकॉज वो एफिशिएंट है, वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए ट्रेड अच्छे से होगा और उनका ग्लोबल वेल्थ में इंक्रीज होगा। यानी कि अगर इंडिया एक में अच्छी है और चाइना दूसरे में अच्छी है, तो जिस चीज में इंडिया अच्छी है वो इंडिया प्रोड्यूस करे, और जिस चीज में चाइना प्रोड्यूस कर रहा है उसमें चाइना प्रोड्यूस करे। लेकिन अभी आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ऐसे ट्रेड कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंट्री मान लो 2 प्रोडक्ट्स बना रही हो तो, या फिर कुछ कंट्रीज ऐसा होता है कि उनको एडवांटेज तो नहीं होता है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में, बट फिर भी वो बना रही होती हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी अजम्पशन या फिर लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। लेट्स सी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा, दिस इज, just give me a second. Yeah, yes it is done now. तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अब क्या कह रही है? अभी मैंने पिछला थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश की किस तरीके से चाइना को एडवांटेज है, तो चाइना प्रोड्यूस करे वो प्रोडक्ट को क्योंकि उसको एडवांटेज है, वो इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है और ग्लोबल वेल्थ में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। चाइना और इंडिया को जिसमें एडवांटेज वो इंडिया प्रोड्यूस करे, ऐसा, और यूनिट्स यहाँ पे बराबर थे। लेकिन थ्योरी उस सारी लिमिटेशन को देखते हुए थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आती है कि कई बार क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कंट्री है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में एडवांटेज हो, दूसरे प्रोडक्ट में हो सकती है, क्या पता दोनों प्रोडक्ट में हो, जैसे चाइना के केस में था। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री और दोनों कंट्री का कुछ वॉल्यूम से ऊपर नीचे हो, तो हम कैसे करेंगे? तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज हमें बताती है, जो कि बाय डेविड रिकार्डो के द्वारा 1817 में पब्लिश की गई थी उनके बुक में पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में। The theory of comparative advantage by David Ricardo in 1817 published in the Principle of Political Economy and Taxation. Comparative advantage can be defined as the inability of a nation to produce a good more efficiently than other nation. यानी कि ये क्या बता रही है कि कुछ कंट्रीज के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होते हैं या फिर वो इतने एबल नहीं होते हैं, स्किलफुल नहीं होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर सके। तो उस केस में क्या होगा?
फॉर एग्जाम्पल हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जितना अच्छा चाइना प्रोड्यूस कर रही है इस वक्त। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं या फिर वो जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट इज टोटली अबव अस, राइट। बहुत सारी रैंकिंग्स में वो भी हमारे से आगे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई नेशन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उस लेवल पे, तो वो कैसे काम करेगा। वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बताती है कि दस द कंट्री में बी एट एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। पिछले केस में हमारे इंडिया के साथ ही था ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, विद रिस्पेक्ट टू बोथ कमोडिटीज, जो कि दोनों कमोडिटीज में हम पीछे थे, बट द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज लोअर इन वन कम्युनिटी देन अनदर। लेकिन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जो है वो एक में कम है और एक में ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरी बताती है। Therefore, a country should specialize in, क्या है, specialize in the production and export of a commodity in which absolute disadvantage is less than that of another commodity, or in other words, the country should produce a product in which it has a comparative advantage. Okay? तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज हमें क्या बता रही थी। कंपेरेटिव एडवांटेज कहती है कि कंपेरेटिव एडवांटेज कहती है कि देखिए, अगर यहाँ पे हमारा है, मैं थोड़ा सा टेबल बना देती हूँ, जैसे कि ये है चाइना, दिस इज इंडिया, ये हो गया हमारा स्टील, एंड दिस इज लाइक अ ब्रश। ओके, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे यूनिट्स की बात में कर रही हूँ। यूनिट्स कितना रिसोर्स लगेंगे, यानी कि यूनिट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। धीरे धीरे राइटिंग सही हो जाएगी, अभी नया टैब है ना इसलिए। तो यूनिट्स चाइना को लगते हैं बेसिकली, यहाँ पे लाइन मिला देती हूँ, चाइना को बेसिकली लगते हैं इसमें सिर्फ 50 यूनिट लगते हैं। कितना मैन्युफैक्चरिंग करने में, 1 टन, 1 टन। और ब्रश को मैन्युफैक्चरिंग करने में इनको लगते हैं 100 टन, सॉरी 100 यूनिट्स लगते हैं। इंडिया को क्या लगता है कि यहाँ पे इंडिया को लगता है 40, नहीं, इंडिया को लगता है यहाँ पे 60, एंड इंडिया को यहाँ पे यूनिट्स लगते हैं ओनली, यस, इंडिया को यहाँ पे लगते हैं 102 यूनिट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही केस में चाइना हमसे कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, 1 टन का ही सेम प्रोडक्शन। उसी तरीके से इंडिया ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करके सिर्फ उतना सेम ही प्रोडक्शन कर रही है, 1 टन। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जिस केस में हम थोड़े एफिशिएंट है, यानी कि एज कंपेयर टू दूसरे प्रोडक्ट को, हमें वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए अपना एफिशिएंट बनाने के लिए, अपना ट्रेड के लिए। तो इस केस में क्या है कि इंडिया के पास स्टील में तो ज्यादा यूनिट्स लग रहे हैं, तो हमें ब्रश चुनना चाहिए, यानी कि हम ब्रश को चूज करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट का फर्क है। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज को देखते हुए इंडिया क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इंडिया ब्रश प्रोड्यूस कर सकता है, इंडिया ब्रश प्रोड्यूस कर सकता है जहां पे उसको एडवांटेज हो सकता है। एंड देन यहाँ पे चाइना जो है वो मोर फोकस करे अपने स्टील पर, हालांकि उसे उसमें प्रॉफिट है वो करता रहेगा, बट चाइना मतलब कर सकता है, जो कि ये थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वाला कि सेकंड प्रोडक्ट चाइना करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट में चाइना को ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू द सेकंड, बिकॉज दोनों के केस में इंडिया और चाइना ब्रश वाले केस में काफी नजदीक है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कि जिस प्रोडक्ट में हमें कम से कम दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा एडवांटेज है, हम उस प्रोडक्ट को ट्रेड के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चूज करें। देन लिमिटेशंस ऑफ थ्योरीज क्या हैं, तो बेसिकली अब आपने पढ़ा, आपके दिमाग में भी आया होगा कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो कि 2 प्रोडक्ट्स हों, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो तब क्या होगा, या फिर एक कंट्री एक से ज्यादा पेसिस में, या फिर 2 से प्रोडक्ट से ज्यादा स्पेशलाइज है तब क्या होगा। ये सब चीजें दिमाग में आई होंगी ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा कि द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज फोकसेस ऑन the theory of comparative advantage focuses on specialization with an assumption
that countries are managed only by the maximization of production and consumption. सिर्फ प्रोडक्शन और कंजप्शन के मैक्सिमाइजेशन से पे बेस्ड है. However, हालांकि द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ओनली इन ए स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉट बी द ओनली गोल ऑफ अ कंट्री. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, हो सकता है हमारी डिमांड अलग अलग हो. There are other countries which may spend on or less on those sectors in which they have high absolute and comparative disadvantage to become self-reliant. ये एक बहुत अच्छी लिमिटेशन है कि जैसे हमारा कोई सेक्टर हो सकता है कि जहाँ पे हमें डिसएडवांटेज तो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के, लेकिन हम फिर भी उसको बिल्ड कर रहे हैं. क्यों? ताकि हम सेल्फ रिलायंट रह सकें, सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सके, हमारी कंट्री किसी कंट्री पे डिपेंड ना रहे, इवन दो कि हम कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो. तो ये हो सकता है केस जो कि लिमिटेशन है कंपेरेटिव एडवांटेज की. एंड फिर आफ्टर बात आता है कि स्पेशलाइज्ड इन ओनली वन कम्युनिटी में नॉट नेसेसरली इन द रिजल्ट ऑफ एफिशिएंसी गेन. द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ more than one product will have a more positive effect on developing the overall efficiency level. हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेस पर एफिशिएंसी को डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी एक प्रोडक्ट की एफिशिएंसी अच्छी है तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी फिर बढ़ जाएगी. नहीं, आपको क्या वेबल लगता है? जैसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का रूल आता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. व्हाट डज मीन? इसका मतलब ये है कि अपना रिस्क सिर्फ एक प्रोडक्ट में मत लगाओ. अगर हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं और तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना है एज कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट में ही करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपेरेटिव एडवांटेज को डिस्कस नहीं करते हैं. फिर आता है दिस थ्योरी assumes that production takes place under full employment conditions and labor is the only resources used in the production process, which is an invalid assumption. इसमें assumption क्या था कि जो लेबर है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस वो सेम है, यूनिवर्सल हैं, रिसोर्सेज जो है सिर्फ लेबर ज़्यादा लग रहा है, बाकी और कोई चीज़ नहीं लग रहा है. यानी कि लेबर यूनिट को मेन माना गया, बाकी भी हो सकता है लेकिन मेन लेबर यूनिट को माना गया, जो कि एक इनवैलिड अजम्पशन खुद ही बन जाता है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है भाई. ट्रांसपोर्ट हो गया, बाकी फील्ड से रिसोर्सेज हो गए, तो उनको ये काउंट नहीं करता है. देन तो दिस थ्योरी प्रपोज बेस्ड ऑन टू कम्युनिटीज विच इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कंट्री. क्योंकि हम सिर्फ दो कंट्रीज के साथ थोड़ा ट्रेड करते हैं, हमारी कंट्री कितने सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है. तो हम ये थ्योरी सीम्स लाइक अ इम्पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट. फिर बात आती है हेक्सचर-ओरियन थ्योरी, दैट इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी. और मैं एक बार इसको इरेज कर दूं फर्स्ट. क्या सो इन द लास्ट थ्योरी हमने लास्ट थ्योरी में डिस्कस किया था कि we were assuming that each country is having the same units of inputs or resources, but HO या फिर जिसको शॉर्ट फॉर्म है हेक्सचर-ओरियन थ्योरी की क्रिटिसाइज करता है कि द अजम्पशन एंड स्टेट्स ईच कंट्री हैज डिफरेंट इनपुट्स. तो पिछले थ्योरी में क्या किया गया कि थ्योरीज में बोला गया कि रिसोर्सेज सेम है, यूनिट्स भी सेम है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता. किसी कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है, किसी कंट्रीज में कम है. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल गोल्ड डिपॉजिट कम हो सकता है, अमेरिका में ज्यादा हो सकता है, राइट. तो वो इस बेस पे नहीं है. तो हेक्सचर-ओरियन थ्योरी आती है जो इसको डिफाइन करती है कि कैसे हो सकता है. अ कंट्री शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट द फैक्टर्स ऑफ विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस. ये थ्योरी कहती है कि एक कंट्री को वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है. यानी कि अगर हमारे पास कोल अवेलेबल है ज़्यादा तो हमें कोल का प्रोडक्शन करना चाहिए, कोल का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट का ट्रेड करना चाहिए, ना कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर हीरा, कि हमारे पास हीरा नहीं है लेकिन हम हीरा का ज़्यादा वो कर रहे हैं. तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था. फिर आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी लेबर एंड कैपिटल. अब यहाँ पे बता दी कि इसमें लेबर और कैपिटल दोनों इंक्लूड होते हैं. लेबर यानी कि भाई काम करने के लिए जो लोग जरूरत होती है, और कैपिटल यानी कि पैसे. कैपिटल पैसे होंगे तभी तो आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लगा पाएंगे. मशीनरीज हो गई, ये सारी चीजें कैपिटल में ही आई ना. कैपिटल बेसिकली आपका मनी हो गया. लेबर इंटेंसिव कंट्री शुड प्रोड्यूस द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट. लेबर इंटेंसिव मतलब कि कहते हैं कि जो कंट्रीज के अंदर लेबर ज्यादा अवेलेबल है वहां पे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाओ, और जहां पे कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है वहां पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाओ. अब इसमें भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आएगी एंड वी विल डिस्कस इट लेटर. तो लियोन्तिफ फ्रेडरिक्स बताएगा इसका डेफिनेशन, इसका लिमिटेशन क्या था जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, उसकी थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी. ये थ्योरी कहती है कि according to the factor endowment theory, a country with a cheaper cost of labor will export labor intensive products
while a country where labor is limited and capital is abundant would export capital intensive work. ये थ्योरी क्या कह रही थी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो पिछली हमने पढ़ी है कि भैया देखो अगर आपके पास लेबर है ज्यादा तो आप लेबर इंटेंसिव वर्क बना लो, हाँ, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है तो आप कैपिटल इंटेंसिव वर्क को बनाओ और एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, ठीक है। ये थ्योरी हमें ये बात कर रही थी। फिर लियोनतीफ क्या कहते हैं कि इस चीज को देखते हुए उन्होंने एक रिसर्च को कैरी आउट किया 1951 में। उन्होंने पाया कि वेदर और नॉट द यूएस विच हैज एन अबंडेंट कैपिटल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स। उन्होंने देखा कि क्या जो यूएस जो कि सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल रिसोर्सेज से भरा हुआ नहीं कहेंगे, यूएस जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, और क्या वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यूएस अगर कैपिटलिस्ट कंट्री है और बहुत ही कैपिटल अबंडेंट है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसको तो कैपिटल गुड्स ही बनाने चाहिए, राइट, और फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि लेबर इंटेंसिव। लेकिन उनके रिसर्च में क्या आया है कि Leontief found that US, which is the most capital abundant country in the world, has exported more labor intensive communities and imported more capital intensive products, which was contrary to the result of the model of factor endowment. क्या कह रहा है कि जो कि उसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए था, उसकी बजाय उसने क्या किया है, इंपोर्ट किया है बेसिकली लेबर इंटेंसिव कम्युनिटीज को। The most capital abundant country in the world has exported more labor intensive communities, यानी कि ज्यादातर लेबर इंटेंसिव कम्युनिटीज को उसने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को, विच इज द कंट्री टू द रिजल्ट, राइट। क्यों कंट्री टू द रिजल्ट है? क्योंकि सबकी सिचुएशन और सबकी कंट्री में इसको अलग अलग देखा जाता है। अब मैं कैसे होगा, आई विल टेल। द रिजल्ट इज द लेटर ऑन कॉल द Leontief पैराडॉक्स। Leontief पैराडॉक्स वाज ड्यू टू द वेरियस रीजंस लाइक फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल और डिमांड पैटर्न एटसेट्रा। तो ये चैप्टर था, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले कि Leontief पैराडॉक्स क्या बता रहा था। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो लेबर इंटेंसिव, राइट। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो लेबर इंटेंसिव है, तो अगर हम करते हैं वो हमारे लिए लेबर हुआ। बट यूएस जैसी कंट्री में यही एक लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है वो कैपिटल इंटेंसिव कहलाता है। वाई? वहां पे मोर कैपिटल इज इन्वॉल्व विद द एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू द लेबर, क्योंकि वेरियस मशीन्स यूज होती हैं, राइट। तो हर एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से हर एक रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, और किसी कंट्री में वही लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स कहला सकते हैं, और किसी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लेबर इंटेंसिव कहलाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक इट, और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।